जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है शनिवार और तारीख है 17, यानी दिन भर की तमाम अपडेट, तमाम खबरों का आपको बेताबी से इंतजार है। और आज स्पेशल इसलिए है क्योंकि रात 12 बजे से सवाई माधोपुर ज़िले में इंटरनेट की सेवाएं बंद थी और नेट की सेवाएं बंद रहने की वजह से बहुत सारे लोगों के आज पूरा दिन जो है बड़े बेचैनी के साथ गुजरा साहब, क्योंकि नेट ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं अब आदत बन गया। और उस आदत से जब महरूम आपको रखा जाए तो कहीं ना कहीं कुलबुलाहट होती है साहब। तो दिन भर लोग महरूम रहे और पता नहीं चल पाया कि आज क्या कुछ हुआ नेट की वजह से। हमारे पास भी थोड़ी सी खबरें आने में परेशानी ज़रूर हुई थी, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवाएं ज़रूर जारी थी और कार्यालयों का जितना भी नेट था वो ज़रूर चालू था, लेकिन मोबाइल सेवाओं में जो नेट था वो आज दिन भर बंद रहा। आज शारदीय नवरात्रा का पहला दिन था और घर घर में हुई घट की स्थापना, कलश की, सभी को शुभकामनाएं इसके लिए भी। अब दिन भर की अपडेट की अगर बात करें, कल का जो लाइव था वो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आपको बताना है ये जगह कौन सी है और मैं कहाँ से लाइव कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब उसमें दिया था। किसी ने कहा कि साहब गंगापुर सिटी में जयपुर रोड की नर्सरी से आप लाइव कर रहे हैं, किसी ने क्या बताया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कल का लाइव मैंने किया था करौली से। करौली कलेक्ट्री के पीछे का जो हिस्सा है वहाँ से मैंने वो लाइव कल आपको दिखाया था। और फिर कल 12 बजे से नेट की जो सप्लाई थी वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब नेट चालू हो चुका है और आप लोग उसका लुत्फ़ ज़रूर उठा रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आज की तमाम अपडेटों की तरफ और तमाम खबरों की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य स्तर पर सबसे बड़ी खबर आज कौन सी थी जिसने ट्रेंड किया, जिसने सबसे ज़्यादा हिट किए। तो वो थी जयपुर से। जयपुर में आज लूट की 2 बड़ी वारदातें हुई हैं साहब, जिन्होंने कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान खड़े किए हैं कि प्रदेश की राजधानी में इस तरह की बड़ी वारदात कैसे हो गई और वो भी दिन दहाड़े। पहली जो घटना हुई है वो ये दादी का फाटक पर स्थित श्री बालाजी ज्वेलर्स की दुकान पर जब दिन दहाड़े एक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। ज्वेलर्स की दुकान पर हथियार की नोक पर बिना फायर किए और स्कूटी सवार लोग आए 3 और बिना फायर किए 80 लाख रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी लूट करके ले गए। साथ ही जो मालिक था उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी वो लोग लूट करके ले गए और सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे उसकी हार्ड डिस्क को निकालने में भी वो कामयाब रहे और उसे भी अपने साथ में ले गए। पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं इस मामले में। दूसरी जो घटना हुई वो भी जयपुर में हुई। सिप्रापथ सबसे व्यस्त इलाका है और सिप्रापथ में ICICI बैंक रिको इंडस्ट्रीज एरिया की ये बात है। दरअसल हुआ ये था कि गार्ड की उपस्थिति में जब पैसों को शिफ्ट किया जा रहा था बैंक में, इस दौरान गाड़ी में सवार कुछ लोग आए, ताबड़तोड़ फायर किए, गार्ड को घायल किया, गार्ड के पेट में गोली लगी और 26 लाख रुपए से अधिक की राशि लेकर के और 1 2 3 हो गए। देखते रह गए सारे लोग, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली और पुलिस ने नाकेबंदी की है, लेकिन इस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कुल मिलाकर के दिन दहाड़े प्रदेश की राजधानी में इस तरह की हरकतें होना, इस तरह की बड़ी घटनाएं होना, एक तरफ 80 लाख रुपए की लूट हुई है, दूसरी तरफ 26 लाख रुपए से ज़्यादा की लूट हुई है और दिन दहाड़े इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। यानी कुल मिलाकर के शायद कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र की जो टेक्निकल टीम है और खुफिया विभाग है वो शायद अब उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रहा है। यही एक सबसे बड़ी वजूहत इसकी हो सकती है और कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। पदम जी क्या कहना चाहेंगे, राजधानी में इतनी बड़ी वारदात हो जाना दिन दहाड़े? सरकार अपने उसमें लगी हुई है कि सरकार उसमें बिल्कुल फेल है। कुल मिलाकर के ये है कि सरकार, देखो उंगलियां तो उठेंगी साहब, जिम्मेदारी से अगर आप काम करेंगे तो कोई उंगली नहीं उठेगी, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसी पर ये जिम्मेदारी बनती है कि आखिर इस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया जा रहा है और कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। तो जयपुर से यानी राजधानी से ये 2 बड़ी खबरें थी। अब बात करते हैं भरतपुर में। तो भरतपुर के कामा से बड़ी खबर आई है साहब कि ठगी का एक नया तरीका निकाला ठगों ने और तरीका यह है कि राजकीय कर्मचारियों को इसका निशाना बनाया जा रहा है। अश्लील वीडियो बनाकर सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल करके और उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। आज एक शिक्षिका ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई DSP महोदय को और अब पुलिस जो है वो इस मामले की तलाश में जुट चुकी है कि आखिर ये मामला क्या है और बनाया गया है। और उसके बाद में फिर उनके अश्लील वीडियो और फोटो बनाए जाते थे और फिर उन वीडियो के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जाता था। अट्टा पीलूपुरा आज पूरे दिन जिस खबर पर सबकी नजर रही, जिसकी वजह से हमारा नेट बंद रहा।
कुल मिलाकर के ये है कि विजय जी ने ये बयान दिया कि अगर सरकार समय रहते हमारी बात को मान लेती, मांग को मान लेती, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये पोजीशन नहीं आती। कुल मिलाकर के ये है साहब कि इस मामले को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लटकाया जा रहा है, क्यों इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा पेंडिंग में डाला जा रहा है। जब कर्नल किरोड़ी बैंसला पहुँचे, हालांकि कल रात को एक ब्रेकिंग और आई थी, आपने देखा होगा कि सर्व समाज ने भी कर्नल किरोड़ी बैंसला से ये अपील की थी कि साहब कोरोना का मामला चल रहा है, व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब है, देश खराब अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, ऐसे में गुर्जर समाज का ये जो आंदोलन है ये करना उचित नहीं है। और सर्व समाज ने अपील की थी कि बिल्कुल गुर्जर समाज की मांग जो है वो जायज़ है, सरकार को उसको माना जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल इनको ये आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। और कर्नल किरोड़ी बैंसला ने आज बड़ा कदम उठाया साहब, और उन्होंने ये कहा है 1 नवंबर तक अगर मौजूदा सरकार ने हमारी सभी मांगों को नहीं माना तो उसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि इस समय किसानों की बुवाई का टाइम है, फसलों की बुवाई का। 1 नवंबर तक वो पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद इस महा आंदोलन को नया रूप दिया जाएगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये भी रहा साहब कि बहुत सारे गुर्जर समाज के नेता ऐसे थे जो कर्नल की इस बात से असहमत भी नजर आए। उनका कहना था कि ये आंदोलन चलना चाहिए था और कहीं ना कहीं इसको लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए। खैर, कुल मिलाकर के यह है कि महापंचायत अभी तो खत्म हो चुकी है, नेट की व्यवस्था वापस बहाल हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार को 1 नवंबर तक का टाइम दिया गया है। अब बात करें राज्य सरकार के लेवल पर, तो मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने आला अधिकारियों की एक बड़ी टीम का गठन कर दिया है, जिसमें कुलदीप रांका, नीरज के पवन जैसे IAS अधिकारी हैं, जो मिलकर के अब इस पूरी जो गुत्थी है इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे और गुर्जर समाज की इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि 1 नवंबर को दोबारा ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब बात करते हैं अब हमारे ज़िले की, यानी सवाई माधोपुर ज़िले की। नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का मामला बहुचर्चित कांड है सवाई माधोपुर का, और इसमें आज हुई है 10वीं गिरफ्तारी। 9 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी और आज हुई है इसमें 10वीं गिरफ्तारी। सूरवाल का रहने वाला वसीम खान इसमें गिरफ्तार हुआ है। नाबालिगा को वो भारत गेस्ट हाउस बजरिया में लेकर के गया था, जहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वसीम खान से उस नाबालिगा को मिलवाया था हीरालाल ने, जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। कुल मिलाकर के अब तक 10 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं और लगातार गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितने लोगों पर शिकंजा कसती है और इसमें और कितने बागड़ बिल्ले हैं जिनका आना अभी शेष है। दूसरी खबर बड़ी दर्द भरी और दुखदाई आई चौथ बरबड़ा से। अंता के रहने वाले श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर के माता के दर्शन करने आए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, जिनमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों का चौथ बरबड़ा के सामान्य चिकित्सालय में और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय में इलाज जारी है। मौके पर कलेक्टर पहुँचे हैं। कलेक्टर ने वहाँ लगातार अपडेट भी ली है कि क्या कुछ रहा, घायलों की कुशल क्षेम पूछी है। CMHO तेजराम मीणा जी वो भी वहाँ पहुँचे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी में क्या कुछ हुआ, कल पदम जी ने रात को आपको लाइव दिखाई थी एक भजन संध्या, और वो भजन संध्या थी श्याम परिवार की। दरअसल डूंगरी वाले बालाजी की जो गौशाला है वहाँ पर कल श्याम परिवार ने गायों की सेवा की और बहुत लंबे समय बाद में कोई भजन संध्या इस तरह देखने को मिली। नारायणपुर टटवाड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति ने आज आत्मदाह करने का प्रयास किया पेट्रोल डाल करके, और उसका कहना था कि वो पुलिस की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध था। उसका कोई मैटर था जिसको उसने बार बार ले जा करके पुलिस से फरियाद की, जमीनी विवाद को लेकर था, और उसने बार में 3-4 बार में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन उसका ये कहना था कि मैं ही रिपोर्ट दर्ज कराऊँ और पुलिस मुझे ही बंद कर देती है। इस पर क्षुब्ध होकर उसने आज पेट्रोल पी लिया और आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन अभी वो सकुशल है। और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा जी ने उनसे मुलाकात भी की है ताकि उसकी जो समस्या है वो सामने आ सके पुलिस की बारे में और उचित कार्रवाई उस पर की जा सके। अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ। टेम्पो और स्विफ्ट डिजायर में एक टक्कर हुई थी आज सीतोड़ के पास, जिसमें 3 घायल हुए हैं, 2 पुरुष और 1 महिला, और ये तीनों ही मीना कौलता के रहने वाले थे, जिनमें से एक व्यक्ति की गंभीर हालत थी विजय की, और जयपुर रेफर उसको कर दिया गया है। ये आज वहाँ दिन का मामला था।
सरहदी नवरात्रा शुरू हो चुके हैं और गंगापुर सिटी में भी कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद अब देखने को मिल रहा है और माता से प्रार्थना की जाए से जल्द ये जो कोरोना रूपी राक्षस है ना, इसका भी आप संहार करो और इसको ले जाओ ताकि लोगों को सुकून मिले, निजात मिले इससे और फिर से ज़िंदगी शुरू हो सके, सामान्य हो सके। रात को एक मामला और आया था और बड़ा चौंकाने वाला था कि साहब जामा मस्जिद के पास में एक खाली प्लॉट पर कुछ अतिक्रमणियों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, कुछ निर्माण भी वो लोगों ने उसमें रात्रि को नींव खोद दी गई थी और स्थानीय जो लोग हैं, जामा मस्जिद के लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक कलराम जी मीना के पास में पहुँचे ऑफिस में और उन्होंने शिकायत की तो तुरंत उन्होंने पुलिस को भेजा और दिखवाया, काम को रुकवाया और शाम को 4 बजे नगर परिषद का दस्ता पहुंचा और जेसीबी लेकर पहुंचा। जो भी बनाने वाले थे उनसे कागजात मांगे ज़मीन के, लेकिन वो कोई कागज़ पेश नहीं कर सके, इसलिए उसको बराबर उसको लेबल कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के प्रयास ज़रूर किया था साहब, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और समय रहते प्रशासन ने उस पर उचित कार्रवाई की, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए, तो ये तमाम बड़ी और छोटी खबरें थी, इसके अलावा और कोई अपडेट नहीं थी, क्राइम की भी कोई बड़ी खबर नहीं थी। और अब आज है शनिवार का मतलब वीकेंड और वीकेंड का मतलब है किसी ना किसी चर्चित व्यक्ति से मुलाकात करवाना। राजनीति की विषाद इस समय गर्म है, राजनीति के तवे पर सब अपनी अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और कुल मिलाकर के ये है, अभी मैंने कल भी आपको बताया था कि चुनाव की जो डेट है वो अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जो चर्चित चेहरे हैं वो अब धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। और दूसरी बात कि जितने भी कद्दावर लोग हैं या जिन लोगों को लगता है कि शायद हम कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, वो अब धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं और होना भी चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है गंगापुर सिटी को, ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से कम बेबाकी से अपनी बात रख सकें और गंगापुर के विकास के लिए, गंगापुर के कुछ अच्छे मुद्दों के लिए, गंगापुर की सरजमी के लिए कुछ ना कुछ अच्छे विचार रखते हों और कुछ अच्छी सोच रखते हों। आज मैं आपकी जिनसे मुलाकात करवाने वाला हूं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो ना सिर्फ सबके चहेते हैं बल्कि अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है। कोई व्यक्ति आप कभी भी उनसे मिलिए, उनसे मुलाकात कीजिए और वो बिल्कुल आपसे बड़े हंस करके मुस्कुरा करके आपसे मिलेंगे। दूसरी बात, उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि गंगापुर सिटी की राजनीति पर वो बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं और बहुत करीब से उन्होंने गंगापुर की राजनीति को देखा है और इस शहर के बनने और बिगड़ने की जो कहानी है उसके वो हमेशा गवा रहे हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं हम सब के चहेते दीपक सिंह जी नरूका से। सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। दीपक सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। और जैसा मैं सबसे सवाल करता हूं, पहले आप मुझे बताइए जी न्यूज़ पोर्टल आप देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखता हूँ, बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल। और खबरें पसंद आती हैं आपको? पसंद आती है, आपको लाइव पसंद आता है। थैंक यू सर। अच्छा दीपक सर, लोगों को और इस शहर में पले बड़े हैं, जितने करीब से आपने इस शहर को देखा है, बनते और बिगड़ते देखा है, अगर मौजूदा दौर में देखा जाए, आप इस शहर को 10 साल में 15 साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अब कहाँ पाते हैं, किस स्थिति में है ये शहर आज? मैं राजनीति से परे हट के बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो शहर आज से 10 साल पहले था वैसा ही आज भी नहीं है। आज ऐसा लगता है जैसे ये शहर वापस किसी गांव का रूप लेता जा रहा हो। ऐसा लग नहीं रहा जैसे गंगापुर सिटी, जैसे इसका नाम है, जिस तरीके से गंगापुर सिटी में 60 वार्ड बने, गंगापुर नगर पालिका की जगह नगर परिषद बनी है, उसको देखते हुए आज शहर काफ़ी पिछड़ा हुआ है और बदतर स्थिति में। बहुत दुख होता है देख के। नहीं बिल्कुल। और दीपक सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने और हमने साथ साथ देखी हैं। बदरंग हुआ है, बदतर हुआ है ये शहर। इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? गंदी राजनीति को या गंदी इच्छा शक्ति को कि आप में है ही नहीं कुछ करने की इच्छा शक्ति? मैं इसको सबको दोषी मानता हूँ। हम लोग भी दोषी हैं। हमने समय पर कभी इसकी मांग नहीं उठाई। जब भी शहर में कोई विकास का कार्य हुआ हमने उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो, चाहे कोई सरकारी अमला हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। क्या बताऊं मैं आपको, ख़ास तौर से जो भी सरकारी पैसा आया है, निर्माण जो भी देख रेख में होना चाहिए था, एक अच्छी कमेटी के द्वारा होना चाहिए था, अच्छे व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए था, उसकी मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं की गई। इसका परिणाम ये है कि आज शहर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो शहर 10 साल पहले था वो आज नहीं है और आज भी दिन पर दिन
शहर की बदतर स्थिति होती जा रही है। इसके लिए हम सब लोग जिम्मेवार हैं, राजनीति भी जिम्मेवार है, सरकारी अधिकारी जिम्मेदार है। बिल्कुल, आप किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं लोगों में भी कमी रही कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहे, और कहीं ना कहीं प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने भी वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जो उनको दिखानी चाहिए थी, वरना इस शहर की सूरत बदल भी सकती थी और हालात सुधर भी सकते थे। अच्छा, कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो फिर से बिगुल बच चुका है। नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं और जनता भी कमर कस के तैयार बैठी है, और जो चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने वाले लोग हैं वो भी बैठे हैं। आपको क्या लगता है इस बार के चुनावों में महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होने वाले हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, हमारे शहर में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हमारे शहर में जहाँ हम बैठे हैं वही एक अपना आप में मुद्दा है। बिना राजनीति बात करें, आज मैं बिना राजनीति की बात करना चाहता हूँ। हमारा शहर उस स्थिति में आ गया है जहाँ इसको विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों में जो भी विकास के कार्य हुए हैं, अनदेखी के कारण मानो, अधिकारी की लापरवाही मानो, राजनीतिक लापरवाही मानो, या हमारी खुद की मान लो, हम भी उसके भागीदार हैं। आज स्थिति है, हम शहर में चलने लायक नहीं है। आज किसी से कहते हैं गंगापुर सिटी हमारा शहर है, और वो हमसे बोलता है कि हम आपको शहर को देखना चाहते हैं, तो हमको उसको ले जाने में शर्म आएगी। हम उसको ले जाने में बिल्कुल शर्म महसूस करेंगे। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता कि हम गंगापुर शहर में रह रहे हैं। नहीं तो फिर मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे ये हैं, आज मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे ये हैं, गंगापुर शहर की तमाम सड़कें, जिनको मैं कह सकता हूँ 90% तक सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। हालत ये है, एक बहुत बड़ी नेशनल कंपनी है, L&T है, कि जिसने अमृत योजना में किसी ने सीवरेज का कार्य किया है, किसी ने पानी की लाइनों का कार्य किया है। वो कार्य तो वो कर चुके, बाकी उसका जो दंश हमको झेलना पड़ा है उसके आप भी सब लोग गवाह हो। हम लोग जो गंगापुर की लाइफ लाइन है, ईदगाह से लेकर ट्रक यूनियन से लेकर कैलाश टैग होते हुए फवारा तक की सड़क, उसको हमने 8 महीने तक बंद देखा है, जो कि वो एक ऐसी रोड थी जो 8 दिन भी बंद नहीं रहनी चाहिए थी। उस सड़क को हमने 8 महीने तक बंद होते देखा है। उसका इतना प्रभाव पड़ा है, जितने की वो सड़क नहीं है, जितने की लागत नहीं लगी हुई उसमें, उससे 50 गुना डीजल पेट्रोल हमारे शहर के लोगों ने बाईपास होकर निकलने में गंवाया है। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा ये होगा, गंगापुर शहर की जितनी सड़कें हैं, चाहे वो किसी कारण से टूटी हो, वो दोबारा से उनका पुनर्निर्माण हो। जो रिपेयरिंग करने लायक हैं, जो इनको रिपेयरिंग करनी है, चाहे वो L&T कंपनी हो, चाहे वो पानी अमृत योजना वाली हो, उनको बेहतरीन तरीके से उनकी वापस उनकी रिपेयरिंग कराई जाए, ताकि वो चलने लायक हो सके। और शहर के लोगों को, जो ख़ास तौर से हम चलते हैं, आज स्थिति ये इतनी मिट्टी धूल उड़ती है, जहाँ निकल जाओ, एक बाइक के पीछे भी हम चलते हैं तो हमारी हिम्मत नहीं है। ये भगवान ने खैर, ये तो एक अनहोनी थी, कोरोना के नाम पे हम मास्क लगा के घूम रहे हैं। वो मास्क आज हमारी जान बचा रहा है। वो कोरोना से नहीं, हमारे शहर में उड़ने वाली धूल से भी हमारी जान बचा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे जो मेन मुद्दा होगा वो होगा हमारे शहर की सड़कों का विकास कराना। अच्छा दीपक सर, कोरोना का वो टाइम था जब मैंने आपको देखा था कि आपने बिना किसी स्वार्थ के, और मुझे याद है वो पल जब संपूर्ण लॉकडाउन था और रात में हज़ारों प्रवासी आते थे, और उनको खाना खिलाना, उन लोगों को उनके स्थानों तक बिना किसी स्वार्थ के, कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि जब लाखों प्रवासी यहाँ होकर के गुजरे गंगापुर में होकर के, और एक एक दिन में 1000 1500 प्रवासी जब आते थे इनके पेट्रोल पंप पर, और ये अपनी बसों से उनको बिना किराए के, बिना पैसे के उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाते थे। वो दौर कैसा था दीपक सर? वो ज़िंदगी में आना चाहिए, दोबारा नहीं आना चाहिए किसी की, नहीं आना चाहिए। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो कार्य करके जो हमको खुशी मिली ना, वो हम कोई महान कार्य करते हैं ना, मतलब सामाजिक जलसा होता है, वो उसमें भी नहीं मिलती है। सबसे मेन, हम लोग मनुष्य हैं, बिल्कुल, हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है किसी पीड़ित आदमी की, दुखी आदमी की सेवा करना, उसकी जो भी हर संभव मदद हो सकती है वो करना, क्योंकि ये मौका व्यक्ति को बार बार नहीं मिलता है। ईश्वर ने किसी न किसी रूप में हमको भेजा है, और सामने वालों को मदद के लिए हमारे पास आता है, या हमको लगता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमको करनी चाहिए, और हमने की है। और हम आगे भविष्य में भी कभी शहर में या कहीं भी जहाँ भी हमको ऐसा लगेगा कि इस आदमी की हम कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, चाहे उसको हम 2 शब्द सांत्वना के बोल दें, वो भी अपना में मलहम ही होता है, तो आदमी को करनी चाहिए, आदमी को मदद बिल्कुल करनी चाहिए। और हमको वो दौर हमको बड़ा अच्छा लगा कि हम इस लायक थे
हमने लोगों की मदद की और लोगों ने अप्रिशिएट किया और लोगों ने कितनी दिल से दुआएं दी हैं वो तो वो जानते हैं। बाकी हमको बड़ी खुशी मिली, कोई दुआ दे या नहीं दे, हमको बड़ी खुशी मिली कि हमने अच्छा कार्य किया। आत्मसंतुष्टि है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया। अच्छा दीपक सर, आपका भी कार्यकाल रहा, राजनीति को बहुत करीब से आपने देखा है, जनता ने आपको भी मौका दिया। आपके कार्यकाल के दौरान यानी गीता मैम के कार्यकाल के दौरान अपन ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको याद रखना चाहेंगे कि ये मेरे कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में ये काम हुआ था और उसके बाद फिर इसको हाशिए पर रख दिया गया या इस पर गौर ही नहीं किया गया, काश ये काम और चलते रहते? देखिए मैं बताऊं आपको काम के बारे में, जो इस बोर्ड को ख़त्म हुए, जो मेरे माताजी का बोर्ड था उसमें मैं उनका सहयोग करता था घर में, उस बोर्ड को समाप्त हुए 10 साल हो गए जी। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस रोड पर आप बैठे हो ना वो हमारे कार्यकाल की बनाई हुई सड़क है और उसकी स्थिति आप आज भी देख सकते हो, वो आज भी नहीं टूटी है। बिल्कुल। और पिछले बोर्डों में जो कार्य हुए हैं वो आपको मालूम है कहाँ है कहाँ नहीं है, मैं तो कह नहीं सकता इस बारे में, मैं बिना राजनीति की बात कर रहा हूँ। हमारे टाइम में बस स्टैंड का हमने पुनर्निर्माण कराया। हाँ। उसकी आज भी एक भी सड़क की एक भी गिट्टी नहीं उखड़ी है। जो हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया आज भी यथास्थिति में है। कचेरी वाली सड़क हमने बनाई थी। गंगापुर में जो भी विकास के कार्य थे, जो हमको आवश्यकता थी, आज जो शेल्टर है, बस शेल्टर जो हमारे सामने लगा हुआ है, आज भी देखो आप, बस शेल्टर हमारा बनाया हुआ है जिसमें आज भी यात्री बैठे रहते हैं छाया में और वो याद करते हैं किसने बनाया था। ये टॉयलेट बनाए हुए हैं गंगापुर शहर में, वो हमारे बनाए हुए हैं। हो सकता है आज इनकी सफाई नहीं हो पा रही हो, बड़ी बदकिस्मती है। और ख़ास तौर से नहर रोड, जो नहर रोड पर एक मेरे जोम के सामने एक ठेला नहीं जा सकता था, हाथ ठेला, उसको मैंने 25 फुट चौड़ा किया और आज भी वो रोड ऐसा यथास्थिति में है। मतलब उस रोड को मैंने यहाँ 13 साल हो गए, 13 साल में वो रोड एक भी उसमें से गिट्टी नहीं खुली है। इन सबसे हटके एक मैंने बहुत विरोध का काम लिया था, उसमें सब लोगों का विरोध हुआ था। जो उदय मोड़ से लेके फल सब्जी मंडी के बराबर होती हुई जो एक मिनी बाईपास का रूप जिसको दिया जा रहा है, जहाँ आज नहर का वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, कुशालगढ़ परियोजना वाला, कुशालगढ़ नाम भी हमारा दिया हुआ है, वो कुशालगढ़ लेक नाम हमारा दिया हुआ है वो। और ख़ास तौर से वो रोड में मुझको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। बाकी आज वो गंगापुर शहर की लाइफ लाइन है। बिल्कुल। किसी आदमी को अगर उदय मोड़ से लेकर तहसील पर जाना है, फवारे पर जाना है, यूनियन पर जाना है, तो वो उसी सड़क का उपयोग करेगा, ना कि लंबी वाली का। तो उसको हमने मिनी बाईपास का रूप दिया था और आज मुझको बड़ी खुशी होती है, कभी जाता हूँ मैं, क्या अपने पहल की थी, आज ये हमारा लगाया हुआ पेड़ फल दे रहा है। लोगों को इसका बहुत फायदा मिलता है। जबकि काफ़ी विवाद हुआ था, बाकी मैंने किसी विवाद की परवाह नहीं करी। और मैं बता देता हूँ, इन काम थे चुंगी नाका है पुराना, उससे लेके बंदेरे के बालाजी वाली सड़क, वहाँ पे करीब कमर तक गड्ढे हुआ करते थे। वहाँ आदमी जाना संभव नहीं, आदमी तो क्या जाएगा, क्या वहाँ पे मतलब जानवर से ज़्यादा बदतर स्थिति थी। किस्मत से हम उसी बार से चुनाव लड़े, हमने उस रोड को बहुत शानदार लुक दिया। और जहाँ तक विरोध लेने की बात है, देखो नगर परिषद का चेयरमैन होता है ना, वो 5 साल के लिए बनता है। वो 5 साल के लिए वो कांटों से भरा ताज है उसके लिए। आप ये मत समझो कि आप चेयरमैन बन गए और आप बैठे हैं आराम से टाइम पास कर रहे, तो आपको शहर को आप बिल्कुल धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये आपका टाइम निकालना हो गया। 5 साल कांटों से भरा ताज है, कांटों से सजा हुआ ताज है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसको विरोध लेना पड़ेगा। मैं मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ। हमारे वार्ड में जब हम सड़क बना रहे थे तो वहाँ एक मकान बीच में आया, वो मेरे वोटर थे, उन्होंने हमको वोट दिया, हमारा सपोर्ट किया। उसके बावजूद हमने उस मकान को तोड़ा क्योंकि हमको सड़क चौड़ी करनी थी। हमने कोई पक्षपात नहीं किया। आज ये फवारा जब बैठे हैं आप, यहाँ नाले वाला जो नाला निकाला पाइप हमने अंडरग्राउंड, इसमें विरोध आया था, हमने किसी की परवाह नहीं करी, हमने इसको बनाया। तो कई काम हमने ऐसे करे जिसमें विरोध आया था, बाकी उसके बाद पब्लिक ने अप्रिशिएट किया, अच्छा काम था, उसका फल आज भी हमारे गंगापुर की जनता को मिल रहा। अच्छा, कुल मिलाकर के ये है दीपक सर के इच्छा शक्ति होनी चाहिए आप में, एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है, ये मेरे शहर के लिए करना है, चाहे इसका विरोध मुझे कितना ही झेलना पड़े, पीछे नहीं देखना। आपको वो राजनीतिक स्वार्थ जो है ना वो त्यागना पड़ेगा उस जगह के लिए, आगे फायदा मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब 10 साल जो पिछले का कार्यकाल जो आपने देखा है, अलग अलग बोर्ड थे, प्रयास उस समय भी किए गए थे आपके द्वारा, प्रयास उस समय भी किए गए थे, लेकिन चलिए वो बदकिस्मती थी कि वो कुर्सी नहीं मिल पाई, वो पद नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद में फिर ऐसा क्यों लगा कि दीपक भाई साहब निष्क्रिय हो गए या दीपक भाई साहब सक्रिय नहीं रहे, लोगों की आवाज़, लोगों के मुद्दे नहीं उठाए, क्या वजूहत रहे इसके पीछे? देखियो, नगर परिषद और नगर पालिका की राजनीति में क्या होता है, एक प्रचलन है, एक शुरुआत का, जो चेयरमैन हार जाता है वो जीतने वाले की टांग पकड़ के खींचता है जी। अगर वो जीतने वाला सत्ता दल का नहीं है, विपक्ष का है, तो हारने वाला या उस बोर्ड का जो उपसभापति है या वाइस चेयरमैन है, वो उसको किसी भी तरीके से
पछाड़ कर या निलंबित करा कर, सस्पेंड करा के अपनी कुर्सी हटाने की कोशिश करता है। तो मैंने उस परिपाटी को बिल्कुल त्याग दिया। हम 5 साल, मेरा छोटा भाई वाइस चेयरमैन रहा था, हमने बोरा जी उस समय चेयरमैन थे, हमने उनको भरपूर सहयोग किया, बिल्कुल बिना कोई राजनीति के हमने उनको बिल्कुल पूरा उनका सहयोग किया। संगीता जी चेयरमैन रही है 5 साल तक, हम उनके हारे हुए रहे हैं, जबकि हम सत्ता में आ गए उसके बावजूद हमने उनको सपोर्ट किया। हमने कभी उनको ये नहीं सोचा कि हम उनकी कुर्सी आते आएँ, क्योंकि हमने इस जो एक परिपाटी चली आ रही थी, वो परिपाटी सुरेश जी चेयरमैन का टाइम भी थी, मेरी माता जी का टाइम भी थी। सुरेश जो सिंगल चेयरमैन साहब वो सस्पेंड हुए थे, मेरी माँ भी 4 महीने 12 दिन सस्पेंड रही थी। तो हमने उस परिपाटी को त्याग दिया। हमने बिल्कुल किसी भी बोर्ड में इंटरफेयर नहीं किया। भाई जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए बिल्कुल, और जहाँ हमको लगा आप गलत करो हमने उनको टोका है। हालांकि उन्होंने किया नहीं किया ये उनकी बात है, बाकी हमने उनको बिल्कुल भी ये नहीं कि उनके काम में हमने अड़ंगा लगाया। अच्छा दीपक सर, एक बात मुझे बताइए, बोर्ड किसी और दल का है, विधायक किसी और दल का है, तो विकास कामों को ये चीज़ें प्रभावित करती हैं? देखिए, इसमें मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा, आदमी का मन साफ होना चाहिए। विधायक कोई पार्टी का हो, चेयरमैन किसी पार्टी का हो, अगर हम लोग शहर का हित चाहते हैं तो हमको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। और रही बात विधायक की, तो विधायक साहब को भी सहयोग करना चाहिए। अगर कोई चेयरमैन बनता है तो ये नहीं कि विपक्ष का है, बस सहयोग कीजिए। चेयरमैन को भी उनकी बात माननी चाहिए, जो भी सभापति बनता है उनको भी उसकी बात माननी चाहिए। उनसे मिलजुल कर, उनका सहयोग लेकर, उनको सहयोग कर कर शहर के जो भी अपने विकास के कार्य अधूरे हैं, शहर में जो भी परेशानी है उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पिछले 1-2 साल से विधायक विपरीत था और दल जो बोर्ड का था वो विपरीत था, तो आपको लगा इस मामले में कहीं ना कहीं टांग खिंचाई हुई है, विकास जो है वो उस मामले में पिछड़ गया गंगापुर? नहीं, टांग खिंचाई तो मैं नहीं कह सकता। बाकी गंगापुर शहर विकास के नाम पे काफ़ी पीछे है आज भी। विकास के नाम पे गंगापुर का मैं बिल्कुल, आप ये मानिए, 0 में से 0 है। मतलब मैं कुछ संतुष्ट नहीं हूँ। और कानून व्यवस्था के मामले में? कानून व्यवस्था देखो, फिलहाल बड़ा शहर है, शायद यहाँ जाब्ते की कमी है। हमारे अधिकारी वैसे बहुत अच्छे हैं पुलिस के, मैं बता रहा हूँ आपको, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। और कुछ हमारे शहर में भी, जैसे मैंने बताया आपको, आज मानिए शहर की लाइटें पूरी जलती 100%, या हमारे शहर के CCTV कैमरे चालू रहते हैं, और ये जिम्मेवारी नगर प्रशासन, नगर पालिका की है, प्रशासन की है, तो निश्चित मानिए आप चोरी में कम से कम 50% उसमें कमी आएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल जहाँ पर लाइटें नहीं है, अंधेरा है, वहाँ निश्चित बात है गलत काम भी होंगे, चोरियाँ भी होंगी। तो अपराधी को क्या चाहिए? अंधेरा चाहिए। और जहाँ उजाला आपको दिखेगा, निश्चित बात है क्राइम में कमी आएगी। और ख़ास तौर से देखो, बड़ा शहर है, चोरी भी होंगी। और सबसे बड़ी बात है, गंगापुर शहर का रेलवे लाइन सेंट्रल लाइन पर है, तो यहाँ पर अपराधी को आने में कोई परेशानी नहीं होती। वो चोरी करेगा, रेलवे लाइन पर जाएगा, ट्रेन पकड़ के चला जाएगा। तो खास तौर से मॉनिटरिंग की भी कुछ कमी है, और अधिकारी मगर प्रॉपर काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या है, मैंने एक बात देखी है, गए महीने 1.5 महीने में हालांकि चोरियाँ हुई है, वो फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, बड़ा गाँव है, बड़ा शहर है, चोरियाँ होंगी, मगर पुलिस ने जो देखो, नशे पे एक नकेल कसी है। बिल्कुल, आज इसमें एक अफीम मामला है। हाँ, इस पे जो इन्होंने नकेल कसी है अवैध हथियारों पे, तो मैं इनकी बिल्कुल तारीफ करना चाहूँगा। और कभी गलत काम करेंगे तो बुराई करने पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल सही बात है। जो उन्होंने अच्छा किया उसका अच्छा कहना चाहिए। दीपक जी, पिछली चुनाव के दौरान आपकी जीत लगभग पूरी थी। आपके जब घर पर हमने देखे थे कि पार्षद 23 बैठे हुए हैं और 22 ही पार्षद चाहिए थे, और बड़ी जोरदार से आतिशबाजी भी होगी। कहाँ आपके साथ में धोखा हुआ था? देखिए, इसमें धोखा क्या है, राजनीति गंदी होने के कारण राजनीति, फिर मैं कह रहा हूँ राजनीति है जैसी है। बाकी हमारा एक साथी किसी बहकावे में आ गया था और वो किसी और के साथ लग गया था, नहीं तो अन्यथा बोर्ड हमारा ही बना हुआ था। खैर, वो उसकी कुछ मकसद। बाकी मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है वो भी खुश नहीं रहे 5 साल में, वो भी अपना आप में उनके मन में पीड़ा रही है। उन्होंने हालांकि मेरे पीछे से, मेरे सामने दबी जुबान से इस बात को स्वीकार किया है कि हमसे कहने की गलती हुई है। खैर कोई बात नहीं, वो 5 साल में निकल गए और ये भी निकल जाएंगे। अब दीपक सिंह नरूका को लोग नई किस भूमिका में देखेंगे? देखो, मैं बताऊं, मैं हमेशा समाज सेवा में रहा हूँ। मैं 5 साल में चेयरमैन, मतलब मेरे घर में कोई चेयरमैन नहीं रहा था, कंटिन्यू 3 बार से हम लोग, एक बार मेरी इस बोर्ड में चुनाव आ रहे हैं, अभी भी हम निश्चित बात है चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो देखो समाज सेवी हूँ। मैं जो 5 साल का कार्यकाल रहा था 2005 से 10 तक का, वो ऐतिहासिक कार्यकाल था हमारा।
ख़ास तौर से बीजेपी वाले भी आते थे, मैं कांग्रेस से हूँ, बीजेपी वाले आते थे ना, वो भी हमारे यहाँ चाय पीने आते थे, भाई साहब चाय पी के आएंगे, और कोई काम होता था मैं उनकी पूरी मदद करता था, बड़े खुश होकर जाते थे। मतलब उनको एहसास नहीं हुआ कि ये बोर्ड कांग्रेस का है या किसी और पार्टी का है। तो मैं अगर कुछ बन भी गया तो मैं पार्टी को बिल्कुल दरकिनार करूँगा। ये बीजेपी कांग्रेस है, जिस प्रकार हमने पहले काम किया मिलजुल कर, वैसे ही हम दोबारा काम करेंगे, और बिल्कुल ऐसा कोई मौका नहीं देंगे जिसमें कोई आदमी शहर पर उंगली उठा। अच्छा दीपक सर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अफवाहें भी सुनने में आ रही हैं, लोग भी कह रहे हैं कि शायद अब आइडियोलॉजी चेंज कर सकते हैं दीपक सर, या पार्टी की जो मूल सिद्धांत है उनसे हट करके अब किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं, या निर्दलीय जा सकते हैं, या कुछ ऐसा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस के साथ ही रहूँगा। आगे अगर कांग्रेस कुछ मुझको अवॉइड करेगी तो उसके बारे में आगे सोचूंगा, वरना अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं। जी गंगापुर सिटी में सभापति के कितने दावेदार हैं इस टाइम? हाँ, ये जो बन रहा है इन दिनों सिनेरियो, क्या मानते हैं आप, कौन बड़े चेहरे हैं? देखो क्या होता है, मैं बताऊँ आपको, शुरुआत में 50 दावेदार होते हैं। कई लोगों के बाढ़ छिन जाते हैं, बाढ़ों में लड़ने को जगह नहीं मिलती है, तो कुछ वो कम हो जाते हैं। कुछ ऐसा भी होता है, चुनाव भी लड़ते हैं मगर वो हार जाते हैं। जब एक युद्ध है, घमासान होता है, लास्ट में 2 योद्धा आमने सामने रहते हैं, और किसके पाले में किसके माथे पे ताज सजना है वो तो ईश्वर ही जानता है। उसमें कुछ भी कहना निश्चित नहीं है, क्योंकि हाँ, एक चीज़ बता दूँगा आपको, चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए था। पब्लिक को वोट देने का राइट होना चाहिए था, जिससे पब्लिक अपना चेयरमैन खुद चुन सके, उससे जाके बात कर सके। क्योंकि अब अप्रत्यक्ष प्रणाली है, हमारे शहर में 45 की जगह 60 वार्ड हो गए, तो इसमें काफ़ी कठिनाई आएंगी और काफ़ी कुछ होने का अंदेशा है। मैं बता दूं, कुछ कहना नहीं चाहता हूं मैं कैमरे के सामने। ये चुनाव अगर प्रत्यक्ष होता ना सामने से, तो पता लगता चुनाव कैसा होता है चेयरमैन का, और पब्लिक इसको चुन कर आती तो पब्लिक भी खुश होती, हमने हमारा चेयरमैन चुना। इस बारे में एक सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे। राजस्थान सरकार ने पहले इसको डायरेक्ट फाइट का आदेश कर दिए थे और बराबर गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन राजस्थान सरकार को क्या लगा कि ये वापस बैक होना पड़ा और डायरेक्ट पार्षद ही चुनने का निर्णय किया गया? ये देखो, इनका ऊपरी हमारे बेहतर सरकार को क्या हम वैसे बना नहीं सकते? नहीं, उसमें कहीं ना कहीं है ना, एक चीज़ और उठी थी उस समय कि साहब पैराशूट उम्मीदवार ज़्यादा आएंगे, पैराशूट कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा आएंगे। पैराशूट भी था, और उसमें एक चीज़ और थी। होता क्या है इसमें, आज गंगापुर का चेयरमैन तो बन गया, आम पब्लिक ने वोट दे दिया बीजेपी का, मानिए आप। और होता क्या है, जैसे बाढ़ पार्षद 60 चुनाव आए तो 60 में से हो सकता है 40 कांग्रेस के चुन के आ गए, तो वोट तो हो गया वो कांग्रेस का, और चेयरमैन बैठ गया बीजेपी का। तो उनकी विचारधारा मैच नहीं करती है, तो खींचातानी चलती है हमेशा। तो एक तो इसका मेन कारण ये रहा। और इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। अंदरूनी सौदेबाजी इसमें कुछ संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। मतलब अगर डायरेक्ट फाइट होती तो ज़्यादा विकास होता है, इससे विकास ज़्यादा होता है, पब्लिक को अपना चेयरमैन चुनने का मौका मिलता। चलिए, और अब जाते जाते आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आगामी चुनावों को भी देखते हुए, और शहर की दुर्दशा को सुधारने के लिए कि भाई अब ये किया जाए बस, और कोई इलाज नहीं है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ गंगापुर की आम जनता से, आम पब्लिक से, जो भी आप अपना पार्षद चुनो, देखो चेयरमैन तो पार्षद चुनेगा, आपने पार्षद अच्छा चुना तो निश्चित बात है वो चेयरमैन भी अच्छा चुनेगा। तो उस पार्षद का बैकग्राउंड देखिए, ईमानदार है, भ्रष्ट है, उसने पहले किन किन बोर्डों में काम करा है, काम नहीं भी करा तो समाज से भी हो, मगर उसका जो बैकग्राउंड देख के ही उसको वोट दीजिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं किसी पार्टी के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अच्छा पार्षद चुनिए, साफ़ सुथरा चुनिए, ताकि वो साफ़ सुथरा चेयरमैन चुने और शहर के विकास में भागीदारी करें। दीपक जी, क्या सभापति की जारी रहेगी आपकी जंग? बिल्कुल जारी रहेगी, इसमें कैसे? बिल्कुल, तो सभापति की दौड़ में हैं दीपक जी, और हमेशा से सबके चहेते रहे हैं। और दीपक सर, आज आपने टाइम दिया, एक तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगापुर सिटी की जनता ने पिछले 5 साल इनका कार्यकाल देखा था, वो शानदार रहा। गंगापुर नहीं, बिल्कुल देखा है, और इसे याद करती है। नहीं, बिल्कुल याद भी करती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दीपक सर की जो छवि है, उनका खुद का जो व्यक्तित्व है, वो एक अलग रूप में निकल करके हमेशा सामने आता है। आप जब भी इनसे मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि एक पॉजिटिव वेव निकलती है, और हमेशा सकारात्मक और एक अच्छी सोच के साथ इन्होंने लोगों से मिले हैं। तो दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया, और बहुत सारी चीज़ें थी जो आज आपसे जानने को मिली, आपके विचारों से अब लोग अवगत हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक नया मुस्तकबिल अब शहर को मिलेगा। ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ।
कोशिश है, आगे इसी पता है, चलिए प्रयास पूरे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और आज था शनिवार और आपको दिन भर की तमाम अपडेट हमने दे दी, तमाम स्टोरी हमने दे दी। और दीपक सर जाते जाते थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार लगे रहिए आप, और जो भी हमारी शहर की समस्या है उनके बारे में लोग अवगत कराते रहिए, उनकी आवाज़ उठाते रहिए। आपने बुलाया, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी न्यूज़ पोर्टल को इसी तरह आप लगातार देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपनी कोई भी समस्याएं हैं बिल्कुल आप बेझिझक हमें बताएं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन याद रखिए कि समस्याओं का समाधान प्रशासन को करना है। हम सिर्फ आपकी आवाज़ बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम समाज प्रशासन को ही करना है। और आने वाले चुनावों में योग्य पार्षद को चुनें, योग्य व्यक्ति को चुनें, तो एक अच्छा मुस्तकबिल इस शहर को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं इस शहर की फ़िज़ा में फिर से खूबसूरती आएगी, ऐसा हमारा मानना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और कल फिर मिलेंगे, रविवार है, और एंजॉय करिए अपने दिन को। और हाँ, नवरात्रि चल रहे हैं तो उनका भी ख्याल रखें और माँ की पूजा अर्चना ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।